आज का हमारा विषय है ऋतुराज जी द्वारा रचित पाठ, काव्य पाठ कन्यादान। कन्यादान शब्द से वैसे कन्या के साथ दान की बात करना सर्वथा निषिद्ध है, अर्थात ठीक नहीं है, क्योंकि दान वस्तु का होता है। और कई बार इस बात पर विवाद भी हुए कि कन्या के साथ दान की बात क्यों। लेकिन एक विशेष प्रभाव की बात करें तो क्योंकि एक माता पिता के यहाँ पलकर कन्या बड़ी होती है और उसके बाद उसको जो है विवाहित करके किसी को दान के रूप में दे दिया जाता है, तो संकल्प रूप में दान की बात आती है। लेकिन यदि कन्या के साथ दान की बात करें तो ये सही नहीं है, मेरे अनुसार सही नहीं है। ठीक है, ऋतुराज जी ने कन्यादान कविता लिखी है, तो इसमें विशेष जो है ऋतुराज जी का जो समझाने का प्रयास इस कविता में है वो है कि एक कन्या और एक माता के बीच जो भावात्मक स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो समझाने का यहाँ पर प्रयास जो है किया गया है। क्योंकि सबसे अच्छी संगिनी साथी जो है माँ की बेटी होती है, और बेटी ही है जो माँ के दर्द को, या माँ ही है जो बेटी के भावों को समझती है, एक दूसरे के कामों में हाथ बटाने वाली होती हैं। और इसलिए जब बेटी माँ से अलग होती है तो माँ की जो स्थिति है वो इस कविता में कि उसका दुख कितना प्रामाणिक है वो यहाँ ऋतुराज जी ने यहाँ व्यक्त करने का प्रयास किया गया है। तो हम ऋतुराज जी के बारे में जान लेते हैं। पहले ऋतुराज जी जो प्रसिद्ध कवि हैं, ये इनका जन्म हुआ है भरतपुर राजस्थान में सन 1940 में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, यानी इंग्लिश में एमए की डिग्री जो है, मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है इन्होंने डिग्री प्राप्त की। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन के बाद, यानी अंग्रेजी साहित्य में इन्होंने पढ़ाया। उसके बाद अब सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट लेकर वे जयपुर में ही रहते हैं, अर्थात अभी जयपुर में रह रहे हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। एक काव्य संग्रह में बहुत सारी कविताएं होती हैं, तो इसलिए संग्रह जो है बुकों के रूप में 8 काव्य संग्रह इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें से एक मरणधर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, उनको कौन कौन से सम्मान जो है अपने कविता संग्रह पर मिले हैं तो बताए गए हैं कि सोमदत्त परिमल सम्मान दिया गया है, मीरा पुरस्कार उनको मिला है, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार उनको मिल चुके हैं। ये उनको जो है उनके काव्य संग्रह के सम्मानित करने के लिए अलग अलग विभागों ने जो है उनको सम्मान दिए गए। मुख्य धारा से अलग समाज के आशय के लोगों की चिंताओं को, यानी जो मुख्य धारा से अलग हैं लोग, यानी कहने का मतलब जो मध्यम वर्गीय नहीं है, निम्न वर्गीय लोग हैं, जो समाज से बिल्कुल कटे हुए हैं और जिनकी स्थिति जो है बड़ी निर्धनता से व्यतीत हो रही है, इसलिए आसिया शब्द प्रयोग किया गया है। वैसे आसिया जो है अलका सबसे नीचे वाला हिस्सा जो सिरा होता है, यानी सबसे कमज़ोर लोगों की जो भावात्मक स्थिति है, वो उनकी जो चिंताएं हैं वो ऋतुराज जी ने अपने इस कविताओं में लेखन का विषय जो है उन्होंने बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन, यानी प्रतिदिन लोगों का जीवन में क्या क्या अनुभव करते हैं, उनका जो यथार्थ, जो सत्यता है, जो सच्चाई है, और वे अपने आसपास जो रोज़मर्रा यानी प्रतिदिन होने वाली जो घटनाएं हैं उनको सामाजिक शोषण जो करते हैं लोग, यानी एक दूसरे को जो है नीचे गिराने के लिए और उसकी धन संपत्ति हड़प लेते हैं या फिर समाज के अधिकारों का शोषण करते हैं, तो उन विडंबनाओं को, उन दुख पर निगाहें जो है अपनी कविताओं में डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश यानी अपने समाज, जो आसपास के लोग रहने वाले हैं और लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं, यानी उनकी जितनी भी कविताएं हैं सामान्य लोगों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। ऋतुराज जी के बारे में अब हम आते हैं इस काव्यखंड में कन्यादान। जैसा कि मैंने बताया कि कन्या के दान की बात यहाँ पर की गई है और माता और पुत्री के बीच के जो भावात्मक स्थिति है उसका वर्णन किया गया है। तो हम इस कविता को देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। प्रामाणिक का अर्थ ये नहीं था कि हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। माता के दुख का हम प्रमाण सहित, सबूत सहित अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब माता अपनी लड़की को दान दे रही थी या दान से प्रति संकल्प जो कर रही थी, उसमें उसका दुख जो है वो मापा जा सकता था कि कितनी गहराई उसके दुख में थी, और ऐसा लग रहा था जैसे आखिरी पूंजी, आखिरी संपत्ति माता की वही हो।
लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अर्थात लड़की अभी सयानी नहीं थी, अर्थात समझदार नहीं थी। यानी जब माता की भावात्मक स्थिति का वर्णन किया गया है कि उसको पता है कि वे लड़की इतनी समझदार नहीं हुई है, यानी समाज के सुख दुख उसको बाँचने नहीं आते हैं, अभी इतनी समझदार नहीं है और अभी इतनी भोली है, सरल है। वो माता जो है अपनी बच्ची के प्रति जो है समझ रही है कि वो सरल है और कि उसे सुख का आभास तो था, यानी उसे सुखों का तो पता था अपने घर में रहते हुए, लेकिन अभी दुख बाँचना यानी दुख पड़ना उसे नहीं आता था। अर्थात अभी जो परिवार में रहकर जो दुख झेलने पड़ते हैं वो दुख अभी उसको पता नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात अभी उसने जीवन में समाज के बारे में कुछ ही जाना था, यानी पूर्ण रूप से वो सामाजिक बंधनों में बंध कर नहीं रही थी। अभी तो उसकी सारी जिद्दें चलती थी, माता पिता के घर में जो है वो खेलती थी कूदती थी, उसके ऊपर कोई प्रथाएं नहीं थी, उस पर कोई सामाजिक नियम नहीं थे, अभी बहुत सारी बातें थी। लेकिन उसने जो है अपने घर परिवार में देखा था तो कुछ ज्ञान उसको परिवार को संभालने का था। कुछ तुक्के थे, कुछ लयबद्ध पंक्तियों के, कुछ परिवार में जो है नियम पूर्वक जो है उसने जान लिया था। अर्थात अभी इतनी समझदार नहीं थी, अभी भोली थी, वो सरल स्वभाव की थी और उसे सुख का आभास तो यानी सुखों का तो पता था, लेकिन अभी दुखों के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, अर्थात दुख पड़ने नहीं आते थे। वह केवल समाज के बारे में हल्का समाज के नियम या प्रथाओं के बारे में जानकारी रखती है, तो वो उसमें कुछ तुक्के थे, कुछ जो है नियम पूर्वक उसने परिवार में उस सारे संबंधों को देखा था। तो यही यहाँ पर जो है ऋतुराज जी ने एक माँ की भावना जो है बेटी के प्रति जो है वहाँ पर दर्शाई गई है। आगे बढ़ते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। बहुत ही ज़रूरी बात यहाँ पर की गई है बेटियों के लिए, क्योंकि माँ जो है अपनी पुत्री को विवाह के समय कुछ शिक्षाएं देती है। आजकल तो कुछ अजीब सी शिक्षाएं भी हो जाती हैं, लेकिन विशेष क्या है यहाँ पर ऋतुराज जी ने बताया है कि माँ ने कहा कि पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पर पानी का अभिप्राय यहाँ ऋतुराज जी ने कहा क्योंकि पहले जो है हमारे पास दर्पण नहीं होते थे, शीशे नहीं होते थे, आजकल की तरह मोबाइल कैमरे नहीं होते थे, हमें पता नहीं लगता था, लेकिन पानी एक माध्यम था जिससे जो है महिलाएं पानी लेने जाती थी तो उसके माध्यम से अपना चेहरा देख लेती थी। और उसने कहा कि अपने सौंदर्य पर जो है ज़्यादा मत जो है प्रभावशाली, यानी अपने चेहरे पर ज़्यादा मत रीझना, यानी अपने आप को ज़्यादा सुंदर मत समझना। ये कहा क्यों? क्योंकि यदि हम अपने चेहरे पर गर्व करने लगते हैं, अभिमान करने लगते हैं, तो हमारे अंदर जो है वो घमंडी का स्वभाव जो है वो अंतर्निहित हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी अपनी खूबसूरती पर, अपने आप पर घमंड मत करना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। घर में आग होती है क्योंकि दुख तो आएंगे ही परिवार में, और दुख आएंगे तो क्या करते हैं, हमें बहुत सारी घटनाएं पता है कि बहुत सी महिलाएं जो है अपने ऊपर तेल वेल डाल के जो है अपने आप को जला लेती हैं। तो ये कहा कि आग की विशेषता केवल रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। ये माँ ने अपनी बेटी को शिक्षा दी। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के, यानी वस्त्र और आभूषण। क्योंकि क्या होता है कि विवाह के बाद जो है महिलाएं सोचती हैं कि हमें अच्छे अच्छे वस्त्र मिले, अच्छे अच्छे आभूषण यानी गहने मिले, सोना चांदी के जो आभूषण मिले, तो ये केवल शब्द हैं, यानी भ्रम है, ये एक वास्तविक सुंदरता नहीं है। और ये केवल स्त्री जीवन के बंधन, स्त्री इनमें केवल बंधी है, लेकिन ये जीवन वास्तविक जीवन नहीं है। अर्थात इसमें स्त्रियां जो है केवल बंधी रह सकती हैं, ये केवल शाब्दिक भ्रम है, यानी ये वास्तविकता नहीं है। वस्त्र और आभूषण के बारे में कहा कि इनके कारण जो है घर परिवार में किसी प्रकार का जो है झगड़ा या कोई किसी प्रकार का कलेश जो है वो मत करना। ये माँ ने शिक्षा दी है कि जैसे ही अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात अपने चेहरे पर, अपने सौंदर्य पर घमंड मत करना। और आग के बारे में बताया कि आग जलने के लिए नहीं है, केवल रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि परिवार में बंधेगी तो दुख तो आएंगे ही, ये निश्चित है, क्योंकि परिवार में ऐसा कोई परिवार नहीं सदा सुखी रहता है या कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। तो इसमें यही समझाया माँ ने कि आग का उपयोग रोटी बनाने के लिए है, ना कि जलने के लिए है। तो ताकि बेटी को ध्यान रहे कि आग जलने के लिए नहीं होती है। और वस्त्र आभूषण पर ज़्यादा ध्यान ना दे, क्योंकि ये शब्दों के भ्रम हैं,
ये वास्तविक जीवन नहीं है, ये केवल स्त्री जीवन के बंधन, और स्त्री इस जीवन से केवल बंधी हुई है कि उसके वो स्त्री है इसलिए उसको वस्त्र आभूषण पहनने चाहिए, लेकिन ये शाब्दिक भ्रम है, ये वास्तविक जीवन नहीं है। ये ऋतुराज जी ने यहाँ समझाने का प्रयास किया है। माँ ने कहा लड़की होने पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब यहाँ इन 2 लाइनों में बड़ी विशेष बात यहाँ ऋतुराज जी ने कह दी है कि माँ की शिक्षा के माध्यम से माँ ने कहा लड़की होना, यानी ससुराल में जाना एक लड़की की तरह रहना, यानी सास या उन ससुर को एक माता पिता, वास्तविक माता पिता की तरह समझना और उनके बच्चे ही बन के रहना, उनसे बड़े मत बनना। लेकिन उन्होंने दूसरी लाइन में कह दिया, बड़ा विरोधाभास किया है कि पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। क्यों? क्योंकि जब बेटी अपने घर में होती है तो उसकी जिदें होती हैं, उसके अधिकार होते हैं, वो उन पर जो है माता पिता के सामने भी कभी कभी अपने बातों को जो है इस तरह रखती है कि सास ससुर या ससुराल में नहीं सहन कर पाते हैं। तो यही कहा कि लड़की जैसी मत दिखाई देना, यानी कहने का तो लड़की जैसी जो चंचलता है जो वो है, क्योंकि यहाँ पर वस्त्र आभूषण है, वो बंधन है स्त्री जीवन के और परंपराओं में बंध के रहना है, तो यहाँ पर लड़की से थोड़ा सा अलग रहना, क्योंकि लड़की तो रहना यानी माता पिता की बच्ची बनकर तो रहना, यानी सास ससुर को अपने माता पिता की तरह तो समझना, पर लड़की की तरह जो तुम्हारी चंचलता है घर परिवार में जो है घूमने फिरने की स्थितियाँ हैं, यानी थोड़ी जो स्वतंत्रता होती है उस तरह मत दिखाई देना। यही बात यहाँ पर ऋतुराज जी ने कही है। तो ये है हमारी कविता कन्यादान। बाकी इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो मैं जो है आपको PDF बना के दूंगा, वो अच्छी तरह से समझाया जाएगा। तो आपको इस काव्यखंड को ध्यान से पढ़ लेना है। विशेष बात यहाँ कन्यादान की ही की गई है ऋतुराज जी ने, और किस प्रकार जो है माँ बेटी को शिक्षा देती है या माँ और बेटी के बीच की जो भावात्मक स्थिति है वो इसमें समझाया गया था। ओके, आज इतना ही, बाकी आगे।